बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास बायोलॉजी न्यू बुक को हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फेरिंग्स और एसोफेगस के बारे में पढ़ाया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ये ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके इस लेक्चर को लाजमी वॉच कर लीजिएगा। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, और आप अगर पेपर में यही पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे तो इंशाल्लाह पेपर में आपके पूरे नंबर आएंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टमक। स्टमक को उर्दू में हम मैदा भी कहते हैं, ठीक है। स्टमक को उर्दू में हम मैदा भी कहते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टमक होता क्या है। बच्चे, इट इज़ अ जे शेप ऑर्गन। ये हमारे पास एक जे शेप ऑर्गन होता है। यहाँ पे मैंने स्टमक बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो हमारे पास जे की तरह की है, ठीक है। तो ये आपने जेन में रखना है। उसके बाद ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। इट इज़ प्रेजेंट एट द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी जो पेट की कैविटी है उसकी अपर लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। और बिलो द डायाफ्राम ये प्रेजेंट होता है। हमारे लंग्स जो हैं, हमारे फेफड़े, उनके नीचे एक डोम शेप डायाफ्राम मौजूद होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बिलो द डायाफ्राम इसकी लोकेशन होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब स्टमक के दो एंड्स होते हैं बच्चे। एक एंड जो है उसे हम कार्डियक एंड कहते हैं और दूसरा एंड उसे हम पाइलोरिक एंड कह रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एसोफेगस और स्टमक के जो दरमियान वाला पार्ट है, जहाँ से हमारे पास एसोफेगस और स्टमक, एसोफेगस एंड हो रही है और स्टमक स्टार्ट हो रहा है, इस एंड को हम नाम देते हैं कार्डियक एंड का। इस एंड को हम क्या नाम देते हैं, कार्डियक एंड का। और जहाँ से स्टमक एंड होता है और हमारी आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, छोटी आंत शुरू होती है, ये वाले एंड को हम क्या नाम देते हैं, इस एंड को हम पाइलोरिक एंड का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। याद रखना आपने कि एसोफेगस जहाँ पे एंड होती है और स्टमक स्टार्ट होता है उस एंड को हम कार्डियक एंड का नाम देते हैं, और जहाँ से स्टमक एंड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, उसके दरमियान में जो हमारे पास एंड है स्टमक के लास्ट वाला, उसे हम पाइलोरिक एंड का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्डियक एंड क्या है, पार्ट ऑफ स्टमक इमीडिएटली, यानी वो वाला पार्ट जो कि फ़ौरन से आता है आफ्टर द एसोफेगस। एसोफेगस के फ़ौरन बाद जो पार्ट आता है उसे कार्डियक एंड कहते हैं। और पार्ट बिफोर द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आगे इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है तो उससे पहले जो पार्ट आएगा उसे हम पाइलोरिक एंड का नाम देंगे। यहाँ तक क्लियर है बात। चलें आगे, हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बच्चे। स्टमक जो है इसके पास हमारे पास कुछ स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं। क्या चीज़ मौजूद होती है, कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर्स क्या हैं, दे आर द मसल्स, रिंग्स ऑफ मसल्स, ठीक है। ये हमारे पास मसल्स के रिंग्स होते हैं, ठीक है, मसल के छल्ले होते हैं। इनका काम क्या है वो आगे हम देखेंगे। तो हमारे पास मैंने बताया है कि दो एंड होते हैं हमारे पास, एक कार्डियक एंड है और एक पाइलोरिक एंड है। इन दोनों एंड्स पे हमारे पास स्फिंक्टर्स मौजूद होंगे, यानी मसल्स के रिंग्स मौजूद होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर कार्डियक एंड जो है उसके ऊपर स्फिंक्टर मौजूद होगा तो उस स्फिंक्टर को हम कार्डियक स्फिंक्टर कहेंगे। उस स्फिंक्टर को हम कार्डियक स्फिंक्टर कहेंगे। और वो एंड जो कि पाइलोरिक एंड कहलाता है, यहाँ पे जो स्फिंक्टर मौजूद होगा उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरस स्फिंक्टर का नाम देंगे। क्लियर है बात। तो ये आपने जेन में रखना है। स्फिंक्टर होता क्या, ये मैंने बता दिया है। ये रिंग्स ऑफ मसल्स होते हैं, यानी मसल्स के रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। दो स्फिंक्टर्स हैं हमारे पास, एक कार्डियक स्फिंक्टर है और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे मौजूद होता है, एट द जंक्शन ऑफ एसोफेगस एंड स्टमक। तो ये एसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पे, जोड़ पे मौजूद होता है, उसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। जबकि पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी हमारी छोटी आंत के बिल्कुल जंक्शन पे मौजूद होता है, ठीक है। जो कार्डियक स्फिंक्टर है इसे हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों, क्योंकि ये एसोफेगस के बिल्कुल लास्ट पे मौजूद है, तो इसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का नाम भी दे रहे होते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का काम क्या है। हमारे पास जो कार्डियक स्फिंक्टर है इसका काम क्या है, प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम द स्टमक इनटू द एसोफेगस के। ये क्या काम करता है कि अगर एक बार खुराक यहाँ से होते हुए
खुराक क्या यहाँ से होते हुए यानी एसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर आ गई है, तो जब खुराक ऊपर से आ रही होगी यानी बोलस जो है, ये बोलस होता है ना फूड को, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बोलस कह रहे होते हैं। जब बोलस ऊपर से एसोफेगस से स्टमक के अंदर आ रहा होगा, तो जब फूड आएगा तो ये क्या करेंगे, ये स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे। ये स्फिंक्टर्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, फूड को अपने अंदर आने देंगे, और अंदर किसके अंदर, स्टमक के अंदर। जब फूड एंटर हो जाएगी स्टमक के अंदर, देन ये स्फिंक्टर्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसके बाद फूड स्टमक से वापस एसोफेगस में नहीं जा सकती। क्लियर है बात। तो ये याद रखना है आपने कि ये फूड को बैक फ्लो होने से किसके अंदर, एसोफेगस के अंदर वापस जाने से बचा रहे होते हैं। ठीक है ना, कि ताकि जो खुराक आपने मैदे के अंदर रखी है वो दोबारा से एसोफेगस के अंदर ना चली जाए। ठीक है, तो इनका काम क्या है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम स्टमक इनटू द एसोफेगस, कि ये फूड को बचा रही होती है बैक फ्लो होने से यानी वापस जाने से मैदे इनटू द एसोफेगस, मैदे से वापस एसोफेगस यानी खुराक की नाली के अंदर। ठीक है, तो इनका ये काम है कि खुराक को मैदे से वापस जाने नहीं देती। उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या काम है, ये कंट्रोल्स करता है, क्या करता है, फ्लो ऑफ काइम को। याद रखना है, हम ये आगे पढ़ेंगे कि मैदे के अंदर जब बोलस की डाइजेशन हो रही होती है, बोलस मज़ीद टूट जाता है तो उसको हम काइम कह रहे होते हैं। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इसका काम क्या है कि ये फ्लो ऑफ काइम को यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर से हमारे पास जो काइम होता है आगे उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजना है ना, ताकि उसकी मज़ीद डाइजेशन हो सके, तो उसके फ़्लो को भी कंट्रोल करने का काम पाइलोरिक स्फिंक्टर का ही होता है कि कितना काइम आगे जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू लिखी होगी, हम इसको देख लेंगे। तो ये हमारे पास बच्चे एक जर्नल सा इंट्रोडक्शन है स्टमक का, आपने याद रखना है कि स्टमक है क्या, उसकी लोकेशन क्या है, कार्डिक एंड पाइलोरिक एंड क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको आपने अच्छे से जेर में रखना है। नेक्स्ट हमने देखना है कि स्टमक की डाइजेशन कैसे होती है, स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रही होती है फूड की वो किस तरह से होती है। तो स्टमक के अंदर बच्चे दो तरह से डाइजेशन हो रही होती है, एक जो डाइजेशन है वो मैकेनिकल होती है और दूसरी जो डाइजेशन है वो पार्शियल केमिकल होती है। ठीक है, यानी जुज़वी केमिकली डाइजेशन हो रही होती है फूड की और मैकेनिकल डाइजेशन हो रही होती है। मैकेनिकल को हम फिजिकल भी कह रहे होते हैं। जो मैकेनिकल डाइजेशन है ना, इसको हम नाम देते हैं चर्निंग का। इसको हम क्या नाम देते हैं, चर्निंग का नाम देते होते हैं। अभी हम देखते हैं है क्या। सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, व्हेन फूड अराइव्स इन द स्टमक, जब फूड स्टमक के अंदर आ जाती है एसोफेगस से, उसके बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिगुलसली। जो हमारा मैदा है बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन ही है ना, मसल्स का बना है ना, तो उसके जो मसल्स हैं मैदे के वो क्या करेंगे, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत सख्ती के साथ हमारे पास बहुत तेज़ी के साथ ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सुकड़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ। तो जब ये सुकड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो चर्निंग में हेल्प करेगी। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस में हेल्प करेगी, चर्निंग में, यानी खुराक को तोड़ने में। चर्निंग क्या है, ये ब्रेक डाउन करेगी फूड को छोटे पार्टिकल्स के अंदर। बेसिकली जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसे ही हम चर्निंग कह रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये खुराक की तोड़ फोड़ करेगी, जो बड़ी खुराक के मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ देगी। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोसेस है चर्निंग का, इससे एक चीज़ प्रोड्यूस होती है और वो क्या है, हीट, हरारत भी प्रोड्यूस होगी। देखे ना, मसल्स है हमारे पास, मसल मूव कर रहा है, तो जब मसल मूव करते हैं तो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है ना। आप जब भागते हो, दौड़ लगाते हो, तो उसमें आपके मसल्स की मूवमेंट हो रही है, तो जब भागने के बाद आप बैठते हो या रुकते हो तो आपने देखा होगा कि आपके जो बॉडी है वो उसमें हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो स्टमक का मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बहुत तेज़ी के साथ, तो उस प्रोसेस से हमारे पास फूड की ब्रेकडाउन तो हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, हीट। अच्छा, ये हीट का फ़ायदा क्या है, ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू द चर्निंग, ये हीट चर्निंग की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसका फ़ायदा क्या है, ये हेल्प करती है मेल्ट्स द लिपिड्स, के जो आपने ऑयल लिपिड कंज्यूम किया है खुराक के अंदर, पराठे वगैरह खाए हैं या कुछ भी आपने इस तरह की ऑयली चीज़ कंज्यूम की है फूड के अंदर, तो उसके अंदर लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स आपको पता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पे मुश्तमिल होते हैं, तो उनको मेल्ट करने का काम, लिपिड्स को पिघलाने का काम भी किसका है, ये हीट का है, जो कि चर्निंग के दौरान प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है बात, समझ आ गई है। ये हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्शियल केमिकल डाइजेशन। देखिए ना, स्टमक दो तरह से डाइजेशन कर रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन जो कि किसकी वजह से हो रही थी, चर्निंग की वजह से।
ठीक है, और उसमें क्या फूड पार्टिकल छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन हो रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल केमिकल डाइजेशन, यानी इसमें कोई अब केमिकल यूज़ होगा। आइए देखते हैं हमारे पास पार्शियल केमिकल डाइजेशन में होता क्या है। बच्चे सबसे पहले इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब मैकेनिकल डाइजेशन हो रही होती है तो स्टमक की वॉल्स क्या कर रही होती हैं, बहुत तेज़ी के साथ रिगोरसली कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो स्टमक की जो वॉल है हमारे पास वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है थिक स्मूथ मसल से। जो स्टमक की वॉल है ना, स्टमक की जो दीवार है वो हमारे पास थिक स्मूथ मसल से बनी होती है, और मैदे का काम क्या है, खुराक को स्टोर करना। तो हमारे पास ये जो थिक स्मूथ मसल्स हैं इनके अंदर हमारे पास कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इनके अंदर हमारे पास कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये पिक्चर में आप देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको कि मैदे की दीवार के अंदर हमारे पास कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद हैं। बच्चे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं तो ग्लैंड्स का काम ही क्या होता है, ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सेक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या सेक्रीट करेंगे, ये गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करेंगे। ये जो ग्लैंड्स है ना, ये गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है, अक्सर आपने सुना है ना कि मैदे के अंदर तेज़ाब मौजूद होता है, तो ये बेसिकली गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करेंगे। अब ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर ना 3 चीज़ें होती हैं। क्या, नंबर 1 तो हमारे पास इसमें मौजूद होता है HCl, मैदे का तेज़ाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा हमारे पास इसके अंदर मौजूद होती है म्यूकस, यानी बलगम भी मौजूद होगी। और थर्ड पे हमारे पास जो चीज़ मौजूद होती है वो क्या होती है, पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन क्या है, ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है, यानी ये अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, अभी ये सोया हुआ है, अभी ये जागा नहीं है, जागेगा तो काम करेगा ना, तो अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करेगा, ये इस पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा अपनी एक्टिव फॉर्म में। यानी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके पास आएगा और कहेगा भाईजान उठ जाओ, अपनी एक्टिव फॉर्म में आओ, सोए पड़े हो, ठीक है। तो जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो ये जो पेप्सिनोजिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो पेप्सिन है ये हमारे पास एक्टिव एंजाइम है। ये जो पेप्सिन है ये हमारे पास क्या है, ये एक्टिव एंजाइम है, ये एक्ट करेगा फूड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पेप्सिन क्या करेगा, ब्रेक डाउन लार्जर प्रोटीन, जो बड़ी प्रोटीन्स है ना, खुराक में आपने प्रोटीन भी खाई होती है, तो जो बड़ी प्रोटीन्स हैं उनको शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड के लार्जर प्रोटीन्स को छोटी छोटी अमाइनो एसिड की चेन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आपको पता है कि प्रोटीन हमारे पास क्या है, एक बड़ा यूनिट है, बड़ा पॉलीमर है, जो कि किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर एक बड़ा यूनिट प्रोटीन का बनता है, ठीक है। तो उसको जो बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के उनको छोटे छोटे अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। उन अमाइनो एसिड की जो छोटी छोटी चेन्स हैं उनको हम पेप्टाइड्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। वो अमाइनो एसिड की जो छोटी छोटी चेन्स हैं उनको हम पेप्टाइड्स का नाम भी दे रहे होते हैं। अब हमारे पास HCl का काम एक और भी है, वो क्या है कि HCl हमारे पास एक तो इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करेगा। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमारे पास ये जो फूड के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरिया जो खुराक के अंदर होते हैं और वो आपकी बॉडी में अगर आ जाएं तो आपके जिस्म में बीमारी भी कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। तो उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने का काम, मारने का काम भी किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, तेजाब का काम है, ठीक है। अब हमारे पास बच्चे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम भी हमने देख लिया, पेप्सिनोजिन का, पेप्सिन, इसका काम भी हमने देख लिया। पीछे क्या रह गया, म्यूकस। म्यूकस का काम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। म्यूकस का करता है, बच्चे आपने कभी ये सोचा है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ फिर मैं इसका आंसर भी खुद ही दे दूंगा, कि हमारे पास जो मैदे का तेज़ाब है, तेज़ाब तो आपको पता है ना, किसी भी चीज़ को जला देता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को तोड़ देता है, जला देता है। तो अगर मैदे के अंदर तेज़ाब मौजूद है तो वो मैदे को क्यों नहीं जलाता, ठीक है। इस बात को सोचना चाहिए ना आपको कि अगर मैदे के अंदर तेज़ाब है तो वो मैदे की जो दीवारें हैं अंदर वाली उसको क्यों नहीं जलाता। तो हमारे पास इसका आंसर ये है कि जो म्यूकस है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ये म्यूकस क्या करेगा, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये एक ऐसी महफूज करने वाली लेयर बना देगा जो कि अंदर से मैदे की दीवार को, स्टमक के जो अंदर एसिड मौजूद है HCl, उससे प्रोटेक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो ये मैदे के अंदर लेयर बना देगा।
किस कहाँ पे, इनर वॉल ऑफ द स्टमक, जो मैदे की अंदर वाली दीवार है ना, ये वाली अंदर वाली, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देगा। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या करेगी कि ये HCl जो स्टमक का एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ज़ीरो पे ले आएगी। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है उसको न्यूट्रल कर देगी, ठीक है। वो ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा ना बहुत कम खतरनाक होगा, बिल्कुल उसको न्यूट्रल कर देगी। जब वो न्यूट्रल कर देगी तो मैदे की दीवार पे उस एसिड का कोई भी असर नहीं होगा। तो हमारे पास ये क्या करेगी, ये न्यूट्रलाइज कर देगी HCl को। ये जो म्यूकस की लेयर है वो HCl को, तेज़ाब को न्यूट्रल कर देगी, जिससे हमारे पास क्या होगा, वॉल ऑफ स्टमक आर प्रोटेक्टेड। जो स्टमक की दीवार है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, महफूज हो जाएगी, जिससे हमारे पास मैदे की दीवार पे एसिड का कोई भी असर नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास खुराक टूटती रहेगी, ठीक है। जितनी भी खुराक आपने खाई है वो आहिस्ता 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 क्या होगी, डाइजेशन होगी उसकी। तो मैदे के अंदर जो खुराक है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे स्टोर रहती है, ठीक है। मैदे के अंदर जो खुराक है वो फूड रिमेन्स इन द स्टमक, मैदे के अंदर रहती है कहाँ, कितनी देर तक, 3 से 4 घंटे तक। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जेहन में रखना है कि मैदे के अंदर जो खुराक है वो कितनी देर तक रहती है, 3 से 4 घंटे तक रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने खुराक खाया, मैदे ने फ़ौरन डाइजेस्ट किया और आगे इंटेस्टाइन में भेज दिया, ऐसा नहीं है। 3 से 4 घंटे मैदे के अंदर ही रहती है। उसके बाद जब खुराक की डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है, मैदे के अंदर जितनी भी डाइजेशन थी, मैकेनिकल थी, पार्शल थी, पेप्सिनोजिन, ये सारा हो चुका है काम, तो हमारे पास जो चीज़ बनती है, जो फूड है, वो एक सोप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाती है। जो फूड है हमारे पास वो एक सोप लाइक मिक्सचर, ठीक है। सोप लाइक मिक्सचर कैसा होता है, चिपचिपा सा, थोड़ा सा सोपी सा, ठीक है। तो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम काइम कह रहे होते हैं, ठीक है। अब पता लग गया है काइम का। तो एक काइम वाला और बोलस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है, इसको आपने जेहन में रखना है कि बोलस और काइम में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो काइम क्या है हमारे पास, इट इज़ अ सोप लाइक मिक्सचर। जब स्टमक के अंदर डाइजेशन हो जाती है फूड की तो ये सोप लाइक मिक्सचर बन जाता है, इसको काइम कह रहे होते हैं। अब काइम यहाँ पे बन गया है, ये सपोज कर लेंगे काइम बन चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो काइम है इसने आगे कहाँ पे जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो कौन से रास्ते से, कौन से स्फिंक्टर से गुजर कर जाएगा, ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो किस स्फिंक्टर से गुजर कर जाएगा, ये हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर से गुजर कर जाएगा ना। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करेगा, वो कहता है कि ईच टाइम पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन, जब भी हर दफ़ा पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है वो तकरीबन 5 से 15 ml काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, ठीक है। तकरीबन 5 से 15 ml काइम, ठीक है। तो 5 से 15 मिलीलीटर, ठीक है। वो काइम की जो क्वांटिटी है, ऐसा नहीं है कि सारे का सारा काइम ही वो इंटेस्टाइन में भेज दे, नहीं। जब भी वो ओपन होगा 5 से 15 ml जो काइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ओपन होगा, फिर इतना ही जाएगा। तो जब भी वो काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मज़ीद उसकी डाइजेशन होगी, तब दोबारा से फिर वो पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये भी आपने MCQs के हवाले से याद रखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ आ जाता है कि जब भी पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा तो कितने ml काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। क्लियर हो गई है बात बच्चों, समझ आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस उसी पॉइंट पे जाके अच्छे से वॉच करके समझ सकते हैं। फिर भी अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप कमेंट में अपना सवाल जो है वो लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका बेहतर जवाब दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।